सो ग्राहम पॉटर को सैक कर दिया है चेल्सी ने आफ्टर 2-0 लॉस टू एस्टन विला स्टैमफोर्ड ब्रिज पर। मेरे को तो काफ़ी सही डिसीजन लग रहा है, मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो गया था जब एस्टन विला के अगेंस्ट की लाइनअप देखी थी मैंने, जिसमें मैंने ये देखा कि ट्रेवर चलोबा और बादिया चील के बेंच पे होने के बावजूद ही स्टार्टेड 2 विंग बैक्स फुल बैक्स एज सेंटर बैक्स, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज डिसीजन था, काफ़ी स्ट्रेंज डिसीजन था। उसके साथ ही साथ मिखाइलो मुद्रिक को स्ट्राइकर खिलाया था, मिखाइलो मुद्रिक को, आई मीन हैवर्ट्स को भी नहीं खिलाया, बिल्कुल ऐसे प्लेयर को खिलाया जो कि अभी तक गोल नहीं मारा है हमारे लिए और काफ़ी अच्छी फॉर्म में नहीं है, काफ़ी रॉ है अभी, उसको स्ट्राइकर खिला दिया। तो ग्राहम पॉटर मतलब बिल्ड कर रहा था कि उसको सैक होना है इस वीकेंड, बिकॉज मतलब 11 गेम बचे हैं यार, तुम्हारा इतना अच्छा महीना गया लास्ट वाला, तो तुम ऐसे एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो? तुम उनाई एमरी को नौसिखिया समझते हो कि पूरे हफ्ते तुमने ट्रेवर चालोबा को एज राइट सेंटर बैक लेके ट्रेन किया एंड देन यू ड्रॉप हिम, यू डोंट कीप हिम इन दी प्लेइंग 11 एंड यू गेट रूबन लॉफ्टस-चीक टू प्ले एज राइट विंग बैक। मतलब एक साइड का अटैक पूरा ख़त्म ही कर दिया। उनाई एमरी यार 4 यूरोपा लीग टाइटल जीता है, तुम अभी कुछ भी नहीं जीते हो, तो तुम इतना बड़ा गैम्बल कैसे कर सकते हो? अभी तक ग्राहम पॉटर के अंडर जो चेल्सी की स्टैट्स रही हैं वो बताता हूँ। हमने टॉप 10 की किसी भी टीम को नहीं हराया है, किसी भी टीम को नहीं हराया है। हमने जो बॉटम 3 की अभी करंट टीम्स हैं उनके अगेंस्ट हमने 9 में से सिर्फ 4 पॉइंट्स लिए हैं। हमने 0 का गोल डिफरेंस रखा है। हमने ग्राहम पॉटर के अंदर 22 प्रीमियर लीग मैचेस में सिर्फ 28 पॉइंट स्कोर किए हैं, 22 में 28 पॉइंट स्कोर किए हमने। लंदन टीम्स का अगर देखा जाए तो हमने सिर्फ 2 ही गेम जीते हैं अगेंस्ट लंदन टीम्स, जिसमें से दोनों के दोनों क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट थे। तो मतलब ये सब बहुत ही बुरी स्टैट्स हैं, बहुत ज़्यादा बुरी। सिर्फ एक स्टैट पे ग्राहम पॉटर नंबर 1 पे था, वो था कि 15 मैचों में उसने 68 चेंजेस किए थे अपनी स्टार्टिंग लाइनअप में। 68 चेंजेस, दैट मीन्स अराउंड 4 to 5 चेंजेस पर गेम। मतलब एक प्लेयर है, वो आज किसी और के साथ खेल रहा है, कल किसी और के साथ खेल रहा है और तीसरे मैच में तो वो खेल ही नहीं रहा है, ऐसा हिसाब हो रखा था। तो कैसे ही कोई सिंक बैठेगा प्लेयर्स के बीच में, कैसे ही मतलब वो एक दूसरे के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी जब वो उन्हें पता ही नहीं है कि आज मैं खेल रहा हूँ, कल दूसरा खेल रहा है, परसों तीसरा खेल रहा है। पता नहीं, मतलब यार इतने बड़े क्लब में ऐसे नहीं चल पाता है। आपको मतलब अगर अपनी जो प्लेइंग स्टाइल है वो इम्प्लीमेंट करना है तो वो कुछ प्लेयर्स को कॉन्क्रीट रख के करना पड़ता है। आप ऐसे हर गेम में किसी दूसरे प्लेयर के साथ नहीं जा सकते हो जब आपकी टीम्स ना ही गोल स्कोर कर पा रही है, ना ही गोल डिफेंड कर पा रही है ढंग से। तो ये सब चीज़ें ऐड अप होती गई और आई थिंक इतनी सारी रिपोर्ट्स आती थी कि क्यों नहीं ग्राहम पॉटर सैक हो रहे हैं, तो आई थिंक इसमें मेनली टॉड बोली की वजह से सैक नहीं होते, बिकॉज वो बोली का डिसीजन था। तब चेल्सी का बोर्ड इतने अच्छा फॉर्म नहीं हुआ था और सिर्फ ओनर्स के ऊपर था कि कैसे डील करना है, क्या डीलिंग्स करनी है क्लब को रिलेटेड, और इसी वजह से उन्होंने टूकल को सैक किया था और फिर ग्राहम पॉटर को ले आए थे कि हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और उस पर वर्क करेंगे। तो मतलब लेकिन उसके बाद प्रोजेक्ट तो बनाया, चलो ठीक है, प्रोजेक्ट करके इतने प्लेयर्स भर लिए हैं आपने। मतलब ये जो डिसीजन हुआ है, ग्राहम पॉटर की जो परफॉर्मेंस रही है एज ए चेल्सी मैनेजर, उसमें इक्वल फॉल्ट है ओनरशिप का भी और मैनेजर का भी। बिकॉज ओनरशिप का फॉल्ट इसलिए क्योंकि एक तो आप किसी ऐसे मैनेजर को लेके आ रहे हो जिसे इतना बड़ा क्लब मैनेज करने का एक्सपीरियंस नहीं है और उस पर और प्रेशर बना रहे हो इतनी सारी साइनिंग्स करके। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि जितनी भी साइनिंग्स हमने जनवरी ट्रांसफर विंडो में करी उसमें से लाइक आधी भी ग्राहम पॉटर ने अप्रूव करी होंगी। ये सब क्लब साइनिंग्स हैं, ये सब लाइक मैनेजर साइनिंग्स नहीं है। और जब आप एक प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो ना, जब आपने ऑलरेडी अपने मैनेजर को 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, तो आपको सिर्फ उतने ही प्लेयर्स लाने हो चाहिए जितने आपके मैनेजर्स को एक्चुअली में ज़रूरत है। आपकी इंजरीज हुई, ठीक है, आपने देखा कि स्टर्लिंग इंजर्ड है, आपने देखा कि पुलिसिच इंजर्ड है, तो आप गए, आपने पहले फेलिक्स को लोन पे लाए, ठीक है, सही है। 2 लेफ्ट विंगर हमारे इंजर्ड हुए तो आप एक ऐसे प्लेयर को लाए जो लेफ्ट विंग और मिडफील्ड दोनों खेल सकता है। लेकिन उसके बाद आप जाके मिखाइलो मुद्रिक को भी साइन कर लाए, ठीक है। फिर आपने नोनी मधुए भी साइन किए। आपकी टीम में ऑलरेडी कारनी चुक्वुमेका है जो उस पोजीशन पे खेल सकते हैं। तो आपने भर लिए प्लेयर्स, लाइक लिटरली भर लिए कि हम किसी को निकाल तो पा नहीं रहे लेकिन हम भर लेते हैं जितने भर सकते हैं। और उसके बाद ग्राहम पॉटर का ये कि जो टीम में 2 प्लेयर्स हैं जो सेंटर फॉरवर्ड खेल सकते हैं उनको तो उन्होंने आउटकास्ट कर दिया है, उनकी तरफ तो वो देखते भी नहीं है। लाइक
आप मुद्रिक को सेंटर फॉरवर्ड खिला रहे हो, आप ओबामेयांग को टीम में ही नहीं रख रहे हो, आप फुफाना को चांस ही नहीं दे रहे हो। तो आप तो वो सभी काम कर रहे हो जो मतलब टीम की परफॉर्मेंस खराब करेगा। हाँ, आपके पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं लेकिन आधे इंजर्ड पड़े हैं, आधों को आपने आउट ऑफ फेवर कर दिया है। आपके अटैकर्स गोल तो मार नहीं पाते हैं, फाइनल थर्ड में जाके पता नहीं क्या होता है, क्योंकि सब एक जैसे प्लेयर्स हैं। कोई आउट एंड आउट गोल स्कोरर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सब ऐसे प्लेयर्स हैं जो कभी कभी गोल मारते हैं। लाइक ऐसे प्लेयर्स हैं जो एक 38 मैच के प्रीमियर लीग सीजन में 10 गोल मारेंगे। तो ऐसे प्लेयर्स को लेके पूरी टीम ऐसे ही प्लेयर्स के साथ भर के हम तो मैच जीतने से रहे। ठीक है, उसके बाद जब आप अपने जो दो मोस्ट अटैकिंग प्लेयर्स हैं उनको आप बिल्कुल उनकी स्ट्रेंथ पे नहीं खेलोगे तो फिर आपके चांसेस ही कौन क्रिएट करेगा। अब आपने रीस जेम्स को राइट सेंटर बैक खिला दिया तो बस एक साइड का अटैक वहीं घुस गया। आपने रूबन लॉफ्टस चीक को राइट विंग बैक बना दिया। अब रूबन लॉफ्टस चीक, मटेओ कोवाचिच, जाओ फिलिक्स, काई हैवर्ट्स, ये सब ऐसे प्लेयर्स हैं जो बॉल को आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं बट चांसेस क्रिएट नहीं कर पाते हैं इतने इजीली। आई थिंक लास्ट जितने भी गोल्स हमने मारे हैं उसमें एनजो, चिलवेल, जेम्स, यही 3 प्लेयर्स हैं जिन्होंने थोड़े बहुत चांसेस क्रिएट किए हैं। बाकी तो मतलब इक्का दुक्का इधर उधर चांसेस कभी कभी कोई और प्लेयर क्रिएट कर दे रहा है। तो कोई भी प्लेयर मेरे को ऐसा दिखा नहीं, जितना भी समय ग्राहम पॉटर रहे। 6 मैच हुए थे प्रीमियर लीग के, उसके बाद ग्राहम पॉटर आ गए थे। आज 28 मैच हो चुके हैं और हम अब 10वीं से 11वीं पोजीशन पे फिसल चुके हैं। तो आई थिंक ये डिसीजन बहुत पहले ले लेना चाहिए था। आई थिंक फरवरी में ही ले लेना चाहिए था। मार्च हमारा ठीक गया, चला गया जैसे तैसे चला गया, बट अगेन हम वापस उसी पे आ गए ट्रैक पे। एक मैच होते ही हमारा सारा कॉन्फिडेंस वहीं गिर गया। मतलब ओनरशिप में भी मतलब ब्लेम पूरा जाना चाहिए मेरे को। मतलब बोली को पूरा अब रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि हाँ, मुझसे गलती हो गई थी, हमने गलती कर दी, हमने ऐसे डिसीजंस लिए जो नहीं लेने चाहिए थे, तो हम इस गलती को अब सही करेंगे। अब टॉड बोली के अराउंड जो है, ही इज़ न्यू टू दिस गेम अब, लेकिन उसने एक टीम बना ली है। ये क्रिस्टोफ विवेल आए हैं, विन स्टैनली आए हैं, स्टुअर्ट आए हैं, जो शील्ड्स आए हैं। तो अब इन 4 लोगों की जिम्मेदारी है कि ये जो ओनरशिप है हमारी इकबाली और टॉड बोली की, उनको एक्चुअली गाइड करें कि अब कौन नया मैनेजर होना चाहिए। बिकॉज तब तो इन दोनों ने अपना ऐड किया, हाँ यार ग्राहम पॉटर बढ़िया लग रहा है, इसको ले लेते हैं। टूकल को हटाते हैं, वो हमारी बात तो मान नहीं रहा है, तो इसको ले लेते हैं। ये लग रहा है कि ये एक ऐसा बंदा है जो हमारी सुनेगा भी और हमारे मन की करेगा। लेकिन अब बैकफायर कर गया। और मतलब फैंस को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फैंस ग्राहम पॉटर की सैकिंग जनवरी एंड से मांग रहे थे कि प्लीज़ हटा दो इसको, प्लीज़। हद तक ये मतलब आप ये देखो कि एस्टन विला के स्टैमफर्ड ब्रिज पर मैच हो रहा है और फैंस जो मैथ्यू हार्डिंग स्टैंड है स्टैमफर्ड ब्रिज का, वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं कि यू आर गेटिंग सैक्ड इन द मॉर्निंग, यू डोंट नो व्हाट टू डू। तो आप समझ जाओ कि फैंस तो अपना पूरा बिलीव खो चुके थे ग्राहम पॉटर पे। इवन जबकि जो मार्च का महीना गया है वो अच्छा गया है, उसके बाद भी फैंस के अंडर कोई ट्रस्ट नहीं था, कोई भी ट्रस्ट नहीं था ग्राहम पॉटर पे। और वो दिख गया, वो दिख गया मैच में। हाँ, वो चैंट बीच में दब गई जब एनगोलो कांटे सब्सटीट्यूट होकर आए, क्योंकि एनगोलो कांटे अगस्त के बाद अब आ रहे थे। एनगोलो कांटे हमारे 2nd या 3rd प्रीमियर लीग मैच में इंजर्ड हो गए थे और वो अब लौट के आए। तो वो जो चैंटिंग चल रही थी पूरे स्टैमफर्ड ब्रिज में, वो कहीं ना कहीं तभी दबी जब एनगोलो कांटे का सब्सटीट्यूट हुआ। एस्टन विला के मैच में बेन चिलवेल के बाद जो प्लेयर खेला है वो है एनगोलो कांटे, और पूरी टीम एक जैसा खेल रही थी। मैं उनको 10 में से किसी भी प्लेयर को 5 से ज़्यादा रेटिंग दे ही नहीं सकता उस मैच में, इतनी बेकार परफॉर्मेंस थी। ग्राहम पॉटर के अंडर कीपा को छोड़ के कोई प्लेयर इंप्रूव नहीं हुआ, कोई भी प्लेयर इंप्रूव नहीं हुआ। तो ये जो सैकिंग है बिल्कुल जस्टिफाइड है, बिल्कुल जस्टिफाइड है। और मेरे को ग्राहम पॉटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जॉब उनको काफ़ी जल्दी आ गई। अभी ब्राइटन के बाद आई थिंक उनका अच्छा स्टेप होता कि वो कोई वेस्ट हैम या लेस्टर जैसे क्लब को ज्वाइन करते हैं जहाँ पे ट्रॉफीज जीत रहे हैं, इन एंड अराउंड टॉप 6 रह रहे हैं रेगुलरली। बस ये सीज़न उनका ख़राब जा रहा है। अब ब्रेंडन रॉजर्स सैक हो गए हैं, तो वो एक जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है ग्राहम पॉटर के लिए। मे बी डेविड मोयस भी सैक हो जाए सीज़न ख़त्म होने तक, तो वो सब एक अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो सकती है। बट चेल्सी की जॉब काफ़ी जल्दी आ गई। ये बहुत कट थ्रोट जॉब है। ये हर मैनेजर मतलब ईजिली एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है रिस्क इस जॉब का। आपको लाइक इमीडिएट थोड़ा कुछ तो इम्प्रूवमेंट दिखाना पड़ेगा, जो ग्राहम पॉटर ने बिल्कुल भी नहीं दिखाया। और मेरे को तो बीच में ऐसा लगने लग गया था, जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो वो बोलते थे बॉयज़ गिव एवरीथिंग,
या मेरे को यही फीलिंग आने लगी थी कि मैं पाकिस्तान की टीम, क्रिकेट टीम को खेलते हुए देख रहा हूँ और इंजमाम उल हक कैप्टन है, क्योंकि वही आके बोलते थे हर हार के बाद कि बॉयज़ प्लेड वेल। तो वैसे ही स्टेटमेंट्स हमेशा ग्राहम पॉटर देते थे कि बॉयज़ डिड एवरीथिंग। अगर बॉयज़ वर गिविंग एवरीथिंग तो ऐसी हालत में नहीं होते हम। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ ही प्लेयर्स खुश थे भाई जिनको चांस मिल रहा था खेलने को, लेकिन काफ़ी सारे प्लेयर्स एक्चुअली फ्रस्ट्रेट हो गए थे। रिपोर्ट्स ये तक आई हैं कि कुछ प्लेयर्स ने अपने एजेंट्स को कांटेक्ट कर लिया था, कंसिडरिंग कि भाई चांस तो मिल नहीं रहे यहाँ खेलने का, हमें कहीं और भेजा जाए। तो मतलब ग्राहम पॉटर ठीक कोच हैं, अच्छे कोच हैं, बट ये चेल्सी लायक कोच नहीं थे टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब 10 साल बाद मे बी बन जाएं, बट अभी फ़िलहाल नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। और उनकी गलती भी नहीं है, ओनरशिप का इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इस परफॉर्मेंस की, और ये जो हुआ है पूरा सीज़न उसकी। अब देखते हैं, काफ़ी सारे कोचेस लिंक्ड हैं। सबसे ज़्यादा लिंक्ड ऑब्वियसली नागल्समैन है, क्योंकि अभी बायर्न से सैक हुए हैं। क्रिस्टोफ बिवेल और लॉरेंस स्टुअर्ट के साथ वो आरबी लाइप्जिग में काम कर चुके हैं। उनका और एनकुंगू का एजेंट सेम है, तो ये भी एक लिंक है। मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है नागल्समैन की, बट नागल्समैन अभी रेस्ट लेना चाहेंगे। वो अभी वो लगातार आरबी लाइप्जिग से बायर्न गए और मतलब उन्हें रेस्ट तो कहीं मिला नहीं है, और उन्हें पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है भाई। बायर्न उनकी सैलरी तब तक देगी जब तक वो किसी नए क्लब को ज्वाइन नहीं कर लेते, और बायर्न के साथ चेल्सी को बात करनी भी पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेट नागल्समैन, अगर नागल्समैन अग्री करते हैं तो। और वहीं बायर्न को भी चेल्सी से एंथनी बैरी चाहिए, जो कि चेल्सी के असिस्टेंट कोच हैं। तो कहीं ना कहीं देखते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल के लिए तो ब्रूनो साल्टर को चेल्सी का कोच बनाया गया है, जो ग्राहम पॉटर के स्टाफ का हिस्सा थे। तो ग्राहम पॉटर का जो 5 लोगों का स्टाफ था इंक्लूडिंग ग्राहम पॉटर, उसमें से सिर्फ ग्राहम पॉटर और फर्स्ट असिस्टेंट कोच ही गए हैं बाहर। बाकी जो 3 असिस्टेंट कोचेस थे वो अभी चेल्सी के इंटरिम कोचिंग स्टाफ बने रहेंगे अलॉन्ग विद एंथनी बैरी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं आने वाले दिन। अभी लिवरपूल से मैच है कल। लिवरपूल भी अच्छी फॉर्म में नहीं है, बट अगेन हम तो बहुत ही बुरी फॉर्म में बेसिकली। तो देखते हैं क्या होता है। फिर वीकेंड पे भी मैच है, उसके बाद अगले मिड वीक में रियल मैड्रिड से चैंपियंस लीग क्लैश है। तो अगर डिसीजन लेना है तो बेसिकली आई थिंक कल परसों तक लेना पड़ेगा, ताकि एक गेम मिल जाए नए मैनेजर को देखने के लिए कि कौन क्या कर रहा है, और फिर उसके बाद तो रियल मैड्रिड से हारना ही हारना है। तो देखते हैं, मज़ा आने वाला है। देखते हैं कौन कोच बनता है। आई होप कोई अच्छी अपॉइंटमेंट हो, कोई ऐसी अपॉइंटमेंट हो जो कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उस कोच की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आइडेंटिफाई करे कि जो 32 लोगों का स्क्वाड है इसमें से कौन कौन को बेचना है, क्योंकि वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा समर ट्रांसफर विंडो का। आउटगोइंग्स होनी है, कौन होनी है ये नहीं पता है। कुछ नाम हैं, रूबन लॉफ्टस-चीक, मेसन माउंट, चलोबा, ये सब एकेडमी ग्रेजुएट्स लिंक्ड हैं इन ऑर्डर टू बैलेंस द बुक्स कि इन्हें बेच दिया जाएगा। हाकिम जिएच, क्रिश्चियन पुलिसिच भी नाम उनमें शामिल हैं कि इनको भी बेचा जा सकता है। कोवाचिच भी हो सकते हैं जाने वालों में से एक। तो काफ़ी सारे प्लेयर्स आ रहे हैं सामने जो कि बेचे जा सकते हैं, बट अब देखा यह जाएगा कि नया कोच जो है वो कौन कौन से प्लेयर्स को रखना चाहता है, क्योंकि वही एक डिसीजन मेकर रहेगा आगे जाके। मैं पर्सनली चाहूँगा कि एनरिके नागल्समैन में से कोई आए, बिकॉज नागल्समैन हाँ बायर्न के साथ काफ़ी अच्छा रहा, हालांकि सेकंड चल रहे थे इस लीग में, बट यार चैंपियंस लीग में PSG वगैरह को हराया। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, मैंने पर्सनली मैच भी देखा था वो। तो देखते हैं, बट एक स्पोर्टिंग के भी कोच लिंक्ड है चेल्सी से, बट ये डिसीजन थोड़ा सोच समझ के लिया जाएगा, क्योंकि एक बोर्ड फॉर्म हो गया है, एक ग्रुप फॉर्म हो गया है जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए ही फॉर्म किया गया है। तो आई थिंक जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट होगी मैनेजर की वो काफ़ी सेंसिबल अपॉइंटमेंट होगी, एंड आई होप हो, क्योंकि ये पहली बार हुआ है इतने सालों में कि एक ही सीज़न में 2 कोच सैक हो गए हैं। मेरे सामने तो नहीं हुआ, मेरे को याद भी नहीं अगर एक ही सीज़न में हमने 2 कोच सैक किए हों। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। बाकी अगली वीडियो बनेगी चेल्सी और लिवरपूल के गेम होने के बाद। तब तक के लिए इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।